कर दिए। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि प्रकाश डिस्कवरी आईएएस एकेडमी के यूट्यूब परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है और सभार वंदन है। आज हम लोग फिर करंट के नए सेशन के लिए आए हुए हैं। आज टॉप 10 टॉपिक पर फिर हम लोग बात करेंगे और जैसा मैं पहले बता चुका हूँ, जितने भी करंट के टॉपिक हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट हैं सभी परीक्षा के दृष्टिकोण से, चाहे वो बिहार 7वां चरण शिक्षक की बहाली हो, या फिर वो बिहार बीपीएससी टीचर 7वां चरण की बहाली हो, या बिहार लोक सेवा आयोग 69वीं के एग्जाम देने के लिए तैयारी कर रहे हों, या फिर बिहार दुर्गा की परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, या फिर आप किसी अन्य प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। उन सभी प्रतियोगिता परीक्षा में ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको मैं यह भी बताते चलूँ, यहाँ से जिस तरह से मैं बता रहा हूँ ये डिस्क्रिप्टिव वाइज है, मतलब एक टॉपिक को मैं पूरा डील करता हूँ, उससे संबंधित स्टैटिस्टिकल जीके को भी बतलाता हूँ। तो आप यह ध्यान रखें इस बात को कि इसके माध्यम से आपकी संपूर्ण तैयारी कवर की जाएगी, हो जाएगी। करंट के सेशन से एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। साथ ही साथ यह भी आप ध्यान रखें, जहाँ पर अगर उसे सब्जेक्ट से जोड़ने की बात होगी तो उसे सब्जेक्ट से भी जोड़ा जाता है। इसलिए आप लोग करंट के इस विषय वस्तु को अवश्य पढ़ें, डेली देखें, उससे नोट्स बनाएं, और साथ ही साथ मैं फिर से बोलूँगा कि टेलीग्राम के लिंक पर उसका डेली पीडीएफ अपलोड होता है, वहाँ से आप इस टेलीग्राम के लिंक को जा करके पीडीएफ को डाउनलोड करें। चलिए देर ना करते हुए हम लोग टॉपिक को शुरू करते हैं। आज का टॉप 10 टॉपिक, पहला टॉपिक है सोडियम आयन बैटरी। ये काफ़ी चर्चा वाला विषय है, मुद्दा है। सबसे पहले याद रखिएगा, सोडियम आयन बैटरी चर्चा में क्यों है। अभी हाल ही में आईआईटी बॉम्बे के द्वारा सोडियम आयन बैटरी में कुछ रिसर्च के माध्यम से ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए, ऊर्जा को संरक्षित करने के लिए इसमें नए कंपोनेंट्स ईजाद किए गए हैं। जिस तरह लिथियम बैटरी जो होते हैं उसमें ऊर्जा का प्रवाह होता है और वह कुछ मामलों में इससे खतरनाक होते हैं, लेकिन सोडियम आयन बैटरी, जिसे हम लोग Na आयन बैटरी भी बोल सकते हैं, Na आयन बैटरी भी बोल सकते हैं, वह उसके तुलना में यह काफ़ी अच्छा है। यह एक रिचार्जेबल बैटरी है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सोडियम आयन बैटरी पर। हम लोग यह ध्यान रखेंगे, ये सोडियम आयन बैटरी, किस सोडियम आयन बैटरी का निर्माण से कौन सी संस्था जुड़ी हुई है, तो हम लोग याद रखेंगे आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे के वैज्ञानिक ने उच्च प्रदर्शन लागत प्रभावी सोडियम आयन बैटरी को विकसित किया है। इसमें अगली पीढ़ी के ऊर्जा को भंडारण करने की क्षमता को विकसित किया गया है। इस बैटरी के उपयोग से थर्मल रनवे का जोखिम कम होता है, जो कि ये जोखिम सबसे अधिक किसमें है, लिथियम बैटरी में है, उसकी तुलना में इसमें कम है। यह बैटरी लिथियम बैटरी की तुलना में अधिक सुरक्षित होता है। Na बैटरी, इसे Na बैटरी के भी नाम से जान सकते हैं, Na आयन बैटरी के भी नाम से जानते हैं। उसके बाद है यह रिचार्जेबल बैटरी है, जिसे Na आयन बैटरी आवश्यक वाहक के रूप में आता है, और इसमें आयन सेल में 90 वाट kg की विशिष्ट ऊर्जा होती है। ये ध्यान में रखेंगे, इसमें कौन ऊर्जा होती है, विशिष्ट ऊर्जा होती है, और इसे बार बार लगभग हजारों बार इसे चक्रित किया जा सकता है। अब यहाँ से सवाल देखेंगे कैसे पूछेगा। सबसे पहला सवाल पूछेगा, सोडियम आयन बैटरी जो संभावनाएं हैं, 3 तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं करंट से, या तो स्टेटमेंट वाला, या सुमेलित करने के लिए, या सीधा फैक्ट वाला। तो हम लोग फैक्ट और स्टेटमेंट सब देखेंगे। जिन लोगों को भी ये पूरे कंपोनेंट्स पता होगा, वो चाहे फैक्चुअल वाला प्रश्न पूछा जाए, या सुमेलित करने वाला पूछा जाए, या उसमें कथन वाले प्रश्न पूछे जाएं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो यह सभी सत्य होंगे, यह हम लोग ध्यान रखेंगे। शर्त इतना ही है कि आप लोगों को यह पूरी तरह से कमांड होना चाहिए। मैं आपको बताऊं कि सैटरडे को हम लोग वीकेंड पर क्वेश्चन सेशन भी करेंगे, इसी के संदर्भ में जितना एक वीक में चला है। चलिए हम लोग ध्यान रखते हैं सोडियम आयन बैटरी के बारे में। प्रश्न कैसे पूछेगा, सोडियम आयन बैटरी में अभी नई तकनीक का इजाद करके कौन सी संस्था ने इसका विकास किया है, तो हम लोग ध्यान रखेंगे आईआईटी बॉम्बे। फिर प्रश्न पूछा जा सकता है, सोडियम आयन बैटरी को और किस नाम से हम लोग जानते हैं, Na आयन बैटरी के हम लोग नाम से जान सकते हैं। इसमें
यह किसकी तुलना में कम जोखिम वाला होता है? तो लिथियम बैटरी की तुलना में यह कम जोखिम वाला होता है। इसे थर्मल रनवे के आधार पर वर्क करता है। साथ ही साथ इसमें कितना वाट ऊर्जा स्टोर्ड होता है? तो हम लोग याद रखेंगे 90 वाट का, 90 वाट कहिएगा। यह हजारों बार चक्रित अर्थात इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो इस तरह से फैक्चुअल प्रश्न बनेंगे और इसी से कॉन्सेप्चुअल प्रश्न भी बनेंगे। अतः हम लोग इन बातों को ध्यान में रखेंगे और अपनी तैयारी को पूरी तरह से मजबूत करेंगे। अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं, तीसरा टॉपिक सागर परिक्रमा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सागर परिक्रमा, अभी हाल में बहुत चर्चा में है। यह 5वां चरण है। याद रहे, यह मछुआरों और मछली पालन किसानों के एकजुटता के लिए किया गया है। यह इसका उद्देश्य क्या है? सागर परिक्रमा का मछुआरों और मछली पालन करने वाले किसानों को एकजुट करने के उद्देश्य से यह चलाया गया है। यह भी याद रहे कि यह शुरुआत कहाँ से होगा, यह 5वां चरण का शुरुआत कहाँ से होगा? तो हम लोग ध्यान रखेंगे इसकी शुरुआत महाराष्ट्र से होगी और यह समाप्त कहाँ होगा? तो गोवा के कानाकोना से समाप्त होगा। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं यह प्रश्न कितने प्रवृत्ति के बनेंगे। फिर वही बात, या तो फैक्चुअल या स्टेटमेंट, या तो फैक्चुअल या स्टेटमेंट। तो हम लोग देखते हैं सागर परिक्रमा जो मई वाला सेशन है वह किस चरण का है? तो हम लोग याद रखेंगे 5वां चरण का है। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है और समापन कहाँ होगा? तो महाराष्ट्र से शुरुआत हुई है, समापन गोवा से होगा। यह भी पूछा सकता है गोवा में कहाँ से, या यह भी पूछा सकता है कानाकोना नामक स्थल अभी चर्चा में था, यह कहाँ है? तो हम लोग याद रखेंगे यह गोवा में है। और हम लोग याद रखेंगे कि रायगढ़ कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। प्रश्न पूछेगा कि सागर परिक्रमा महाराष्ट्र में कहाँ से शुरू होगा? तो रायगढ़ से, और कानाकोना में जाके समाप्त होगा गोवा से। फिर प्रश्न पूछेगा इसका उद्देश्य क्या है? ये उद्देश्य पूछने की संभावना होती है कथन वाले सवाल में। कथन वाला सवाल जब आता है तो वहाँ पर इस तरह के प्रश्न पूछने की प्रवृत्तियाँ होती हैं। इसका उद्घाटन या उससे जुड़े हुए व्यक्ति कौन हैं? तो केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम बाबू इसके ये हैं। तो यहाँ भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे। ये सभी जितने भी प्रश्न बनने की संभावना है वो हम लोग देख लिए हैं। अगला टॉपिक है इसका जीके देख लेते हैं, इसके स्टैटिकल जीके को देख लेते हैं सागर परिक्रमा का। यह याद रहे, यह पहला चरण जब शुरू हुआ था तो कहाँ से हुआ था? तो गुजरात से शुरू हुआ था। देखिएगा इसकी पहली शुरुआत गुजरात के मांडवी से हुआ था। श्याम जी कृष्ण वर्मा स्मारक से किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अभी थोड़ी देर पहले बोला था उससे संबंधित जीके भी है, ये उसी से किया गया था। अब है इसमें कुल कितने तटीय सीमा हैं? तो याद रखिएगा भारत में कुल 9 तटीय राज्य हैं और 4 केंद्र शासित राज्य ऐसे हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं। 9 केंद्रित पश्चिम में यहाँ पर गुजरात है, इसके नीचे महाराष्ट्र है, यहाँ गोवा है, यहाँ पर आपको कर्नाटक है और यहाँ केरल है, यहाँ तमिलनाडु है, यहाँ आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है और पश्चिम बंगाल है। तो टोटल 5 राज्य इधर हैं और 4 राज्य इधर हैं, कुल 9 राज्य हैं और 4 केंद्र शासित राज्य। 9 राज्य और 4 केंद्र शासित राज्य जो तटीय सीमा को बनाते हैं उनको ध्यान में रखते हुए सागर परिक्रमा वाली बात कही गई है। यहाँ के क्षेत्रों में जितने भी मछुआरे हैं और किसान मछली पालक हैं उनके एकजुटता के लिए यह कार्य किया गया है। तो इसी से संबंधित ये है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है इसमें कितने राज्य शामिल हैं? तो 9 राज्य हैं और केंद्र शासित कितने हैं? 4। मछली उत्पादन में विश्व में भारत का इतना स्थान क्या है? तो हम लोग याद रखेंगे मछली उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है। भारत के द्वारा मछली निर्यात में स्थान कितना है? तो चौथा है। मछली उत्पादन में भारत का वैश्विक दृष्टिकोण में कितना प्रतिशत योगदान है? अगर यह पूछा जाए तो 7.7% योगदान है। ये हम लोग ध्यान में रखेंगे कि कितना प्रतिशत योगदान है? 7.7% योगदान है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से कि सवाल बनने के बहुत चांसेस हैं, हम लोग इसे ध्यान में रखेंगे। अगला है स्लाइड विश्व दूर संचार दिवस। यह बहुत महत्वपूर्ण है, अभी हाल में ही मनाया गया है, मतलब बिल्कुल करंट का है। 17 मई को मनाया जाता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ ITU अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ इसको कहते हैं। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ITU, है ना।
की स्थापना का प्रतीक है। 1865 में पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राम कन्वेंशन पर पहली बार हस्ताक्षर किया गया था और इसको 1969 से मनाया जाता है। ITU का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। देखिए इसके बारे में कुछ जीके है इंटरनेशनल ITU के बारे में, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के बारे में। यह इसका पूर्ण रूप है। इसकी शुरुआत या स्थापना कब हुई है? 1865 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय जेनेवा है, स्विट्जरलैंड में। जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। तो यहाँ से सवाल कैसे बनेंगे इसको अब हम लोग देखते हैं। यहाँ से सवाल बनेंगे, विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है? 17 मई को। या इसकी स्थापना कब हुई है? 1865 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। या ऐसे पूछा सकता है जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। प्रश्न पूछेगा विश्व दूरसंचार दिवस को कब से मनाया जा रहा है? तो हम लोग याद रखेंगे 1969 से मनाया जा रहा है। तो इससे संबंधित ये महत्वपूर्ण टॉपिक हैं और सवाल बनने की उम्मीद है। हम लोग इसे भी ध्यान में रखेंगे। अगला है टॉपिक एशिया पेट्रोकेमिकल्स उद्योग सम्मेलन 2023, APIC। इसको इस नाम से हम लोग जानते हैं, एशिया पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन सम्मेलन इसको बोलते हैं। ये इसका किस क्रम का संकलन था? तो हम लोग याद रखेंगे 41वां संस्करण था। फिर सवाल उठता है कि इसमें कितने देश शामिल हैं? तो हम लोग याद रखेंगे इसमें कुल 7 देश शामिल हैं, भारत को लगाकर। यह सम्मेलन जब भी होगा तो इसी सभी देशों के बीच में होगा। जापान, कोरिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, ताइवान और भारत। जिस तरह इसका सम्मेलन अभी मेजबान भारत करेगा, कहाँ पे होगा? नई दिल्ली में। अब सवाल यहाँ से पूछेंगे क्या, एशिया पेट्रोकेमिकल्स उद्योग सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ होगा? तो हम लोग याद रखेंगे दिल्ली में। इसमें कितने देश हैं? तो 7 देश हैं। इसकी मेजबानी कौन करता है? तो इसी 7 देश में यह क्रम घूमता रहता है। यह किस क्रम का संकलन है? तो हम लोग याद रखेंगे 41वां है ये, 41वां यह संस्करण है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला हम लोग देखेंगे इससे संबंधित जीके, इससे संबंधित जीके APIC का। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1979 में, है ना। APIC इसकी स्थापना कब हुई है? 1979 में। भारत की तरफ से इसको कौन सी संस्था दिल्ली में मेजबानी करेगा? तो केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स मैन्युफैक्चर एसोसिएशन इसको यह मेजबानी करेगा। तो यहाँ से सवाल बन सकते हैं कि APIC की स्थापना, एशिया पेट्रोकेमिकल्स उद्योग संघ सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? तो 1979 में। चूँकि यह हाल में है और चर्चा का विषय है तो हम लोग इसे भी ध्यान में रखेंगे। अगला टॉपिक है SGS और GIFT। यह अभी चर्चा में क्यों है? याद रखिएगा ये सिंगापुर का एक्सचेंज है, शेयर बाजार का, और अब इसका नाम बदलकर GIFT किया जाएगा। अभी वर्तमान में SGS जो है सिंगापुर में यह कार्य कर रहा है, कारोबार कर रहा है, और इसका नाम बदलकर अब GIFT गिफ्ट के नाम से जाना जाएगा। इसको ध्यान में रखेंगे। फ्यूचर बाजार या शेयर बाजार से यहाँ से क्वेश्चंस पूछते हैं। यह किसके अधीन हो रहा है? यह कौन? तो NSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को यह सूचना प्राप्त हुई है। यह ध्यान में रखेंगे। कल हम लोग NSE के बारे में भी पढ़े थे, तो यह ध्यान में हम लोग रखेंगे। प्रश्न पूछेगा SGX का नाम बदलकर, सिंगापुर एक्सचेंज का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है या किस नाम से जाना जाएगा? तो GIFT के नाम से जाना जाएगा। तो हम लोग इसको भी इस ध्यान को रखेंगे। अब है सुप्रीम कोर्ट और कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन। यह एक पुस्तक है और यह पुस्तक का विमोचन अभी आज कल ही हुआ है और इसके लेखक हैं डॉक्टर मनोज कुमार। डॉक्टर मनोज कुमार ये इसके लेखक हैं। अगला है बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड। बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड ये बहुत महत्वपूर्ण है। 2017 में गौरी लंकेश नामक महिला पत्रकार और फिल्म जगत से जुड़ी महिला का हत्या कर दिया गया था। उसी से संबंधित इस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी और उसी डॉक्यूमेंट्री को मॉन्ट्रियल 2023 दक्षिण एशियाई फिल्म सम्मेलन में उनको बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड मिला है।
तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत की तत्कालीन समय की राजनीति को और करप्शन चार्जेस को दिखाया गया है। आपको यह मैं बताते चलूं, एक पत्रकार की हत्या हुई है और उस दौरान, तो इसमें सीधे सीधे आर्टिकल 19 के वायलेंस को दिखाता है। चूँकि मीडिया की चर्चा, चूँकि यह चर्चा है, कविता लंकेश के द्वारा निर्देशित हुई थी यह फिल्म, और गौरी, उस फिल्म का नाम क्या था, गौरी, गौरी को यह अवार्ड मिला है। यह अवार्ड मॉन्ट्रियल 2023 साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में मिला है। 2017 में मैं ही बताया, फिल्म पत्रकार और कार्यकर्ता गौरी लंकेश की हत्या तत्कालीन समय में कर दी गई थी, उसी पर यह चित्रित है। 13वां दक्षिण एशियाई फिल्म महोत्सव था। अनुच्छेद 19 यहाँ पर लिखा होगा, वाक एवं व्यक्ति की आज़ादी, अर्थात इसकी हत्या से आर्टिकल 19 के सीधे प्रभाव को दिखलाता है कि मीडिया की चर्चा आर्टिकल 19 के 1 में है, बोलने या फोर्थ पिलर की चर्चा आर्टिकल 19 के 1 से संबंधित है। यह भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड फिल्म बनी थी, नाम गौरी, और इसको निर्देशित की हैं कविता लंकेश। इसको मॉन्ट्रियल 2023 में दक्षिण एशियाई फिल्म फेस्टिवल में इनको बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड मिला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि मीडिया या फोर्थ पिलर ऑफ इंडिया का किस संविधान में चर्चा है, तो हम लोग ध्यान में रखेंगे अनुच्छेद 19 के 1 में है, 19 का ए में है। अगला हम लोग देखते हैं 10वां अखिल भारतीय पेंशन अदालत। भारत के माननीय केंद्रीय मंत्री के द्वारा 8वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत की शुरुआत की गई है। यह पेंशन भोगियों के लिए, उसकी सुविधाओं के लिए इसकी शुरुआत हुई है। कहाँ हुई है? दिल्ली में। और इसकी सबसे पहली बार पहल कब की गई थी? तो 2017 में। क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि अखिल भारतीय पेंशन अदालत की शुरुआत कब हुई? तो 2023 में हुई। यह कहाँ पे हुई है, स्थापित हुई है? तो याद रखिएगा दिल्ली में हुई है। किस क्रम का था? तो 8वां क्रम का था। अगला हम लोग देखेंगे टॉपिक है जल जीवन मिशन। बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रामीण स्तर के लोगों को स्वच्छ जल और पर्याप्त मात्रा में जल की आपूर्ति पाइप के माध्यम से उनके घरों तक कराया जाएगा। यही जल जीवन का उद्देश्य है। यह भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई योजना है। आपको यह भी बताते चले, इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2019 से हुई है। यह भी मैं बता दिया। उद्देश्य याद रखेंगे, ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। प्रारंभ है 15 अगस्त 2019 से। उद्देश्य क्या है? 2024 तक प्रत्येक घरों में, 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार के घरों में पूर्ण रूप से स्वच्छ सुरक्षित जल और पर्याप्त मात्रा में पेयजल उपलब्ध कराना। अभी हाल ही में 16 मई 2023 को भारत सरकार एक उपलब्धि प्राप्त की है कि लगभग 12 करोड़ लोगों को नल कनेक्शन प्रदान करवाया गया है। वो सफलता प्राप्त हुई है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखते हैं यह इंपॉर्टेंट प्रश्न कैसे बनेंगे। जल जीवन मिशन कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो 15 अगस्त 2019 से। प्रश्न पूछेगा जल जीवन मिशन का उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को स्वच्छ पेयजल और पर्याप्त मात्रा में जल की आपूर्ति पाइप के माध्यम से की जाए। 16 मई 2023 को कितने लोगों को प्राप्त हो गया है? तो हम लोग याद रखेंगे, डेट सहित याद रखेंगे, लगभग 12 करोड़ लोगों को नल कनेक्शन प्रदान करने की उपलब्धि हासिल सरकार ने प्राप्त किया है। तो यह भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। इससे संबंधित अगला देखेंगे संचार साथी पोर्टल। अश्विनी वैष्णव हैं केंद्रीय मंत्री, उन्होंने इसे 16 मई 2023 को लॉन्च किया है। अर्थात इसका उद्देश्य है डिजिटल विभाजन को खत्म करना, ग्रामीण स्तर के लोगों को डिजिटल के माध्यम से अर्थव्यवस्था से मुख्य धारा से जोड़ना, इसका सीधा सीधा उद्देश्य है। तो प्रश्न पूछेगा संचार साथी पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो डिजिटल विभाजन को बांटना, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को डिजिटली अर्थव्यवस्था से जोड़ना। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी सवाल बनने के चांसेस हैं। जितने भी लोग शिक्षक बहाली बीपीएससी को देंगे उन सबों को, इन तत्वों को ध्यान देना आवश्यक है। ये कंटेंट बहुत चीज़ों को, पीआईबी, ऑल इंडिया रेडियो,
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्कार, तमाम पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से तैयार किया जाता है। यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। टॉप 12, टॉप 10, टॉप 15, टॉप 20, जिस तरह जिस दिन जितना टॉपिक्स निकलता है उतना टॉपिक्स दिया जाता है। आज हम लोग फिर लास्ट क्रम की ओर बढ़ रहे हैं, वह लास्ट है, यही संचार साथी हमारा लास्ट था। हम लोग यह ध्यान रखते हैं इन बातों का कि जितने भी चीज़ें आपके पास उपलब्ध कराई जाए वह काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो, परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो। बाकी आप लोगों के सुझाव की आशा मैं हमेशा रखता हूं, आप लोग अपना सुझाव दें। पहले ज्योति कुमारी नाम की एक लड़की है जो यूट्यूब की डिस्कवरी एकेडमी परिवार की दर्शिका है। उन्होंने एक सुझाव दिया है कि सर वीकेंड पर टोटल जितने भी करंट के तैयार होते हैं उसका एक क्वेश्चन सेशन कराया जाए, जिसकी शुरुआत इस बार से की जा रही है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप लोग ढेर सारा प्यार दें, अच्छे से पढ़ाई करें, सफलता को प्राप्त करें। जय हिंद, जय भारत, जय पूर्णिया। नमस्कार।